अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और कल वाले जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी केस स्टडीज़ में, उनको आपने ज़रूर प्रैक्टिस किया होगा। कल हमने जो है 11th पॉइंट तक एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इन केस स्टडीज़ डिस्कस कर लिया था। आज हम उससे आगे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और उनको डिटेल में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 12 से। ओके, डिक्रीज़ इन सेल्स या डिमांड, ये हम पहले भी पॉइंट पढ़ चुके हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग इन्वेंट्री या फिर इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री, इसका यही है कि इन्वेंट्री जो है वो बिक नहीं रही है। इसमें यही पॉइंट आएगा, ठीक है। डिफेक्टिव गुड्स इन इन्वेंट्री, डिफेक्टिव गुड्स या इन्वेंट्री में इसका मतलब है कि इन्वेंट्री जो है वो एनआरवी पे हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, या फिर इन्वेंट्री जो है वो डेटर ने रिटर्न कर दिया हमें क्योंकि वो डैमेज थी, तो उसकी वजह से हमें डेटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज और सेल प्राइस डिक्रीजेज, अब दोनों ही केसेस में एनआरवी पे हम रिकॉर्ड करेंगे इन्वेंट्री को। क्यों? क्योंकि अगर तो सेल प्राइस कम हो रही है तब भी, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तब भी एनआरवी कम होगी। तो इस वजह से जो है वो हम एनआरवी पे रिकॉर्ड करेंगे। एनआरवी का फॉर्मूला भी ये है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो इस वजह से जो है एनआरवी कम हो रही है और इन्वेंट्री को हम एनआरवी पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इफ़ प्रोडक्ट इज़ मेल फंक्शनिंग, और अगर प्रोडक्ट जो है वो भी ख़राब हो गया है, तो भी अगर कॉस्ट बढ़ रही है और एनआरवी डिक्रीज़ हो रही है, मतलब उस वजह से एनआरवी डिक्रीज़ हो जाएगी। और इसमें क्या-क्या और रिस्क हो सकते हैं? वारंटी कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकती है, और प्रोडक्ट जो क्योंकि वो ख़राब निकला है, किसी कस्टमर ने अगर उसको यूज़ किया होगा, तो वो उसकी वजह से उनको अगर कोई नुकसान हुआ है, तो लीगल प्रोविज़न भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। और अगर मेजर प्रोडक्ट था, तो गोइंग कंसर्न का भी इश्यू आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम हेयर ड्रायर की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि कंपनी ने हेयर ड्रायर जो है वो उनका एक बैच बनाया, उनको लॉन्च किया। तो उनमें जो था वो कोई मैल फंक्शनिंग होगी, जिसकी वज़ह से जब कस्टमर जो था वो उसने ड्रायर यूज़ किया, तो उसके इतनी ज़्यादा हीट थी कि उसके बाल जल गए। अब जब उसके बाल जल गए, तो उन्होंने जो है वो क्लेम किया, वारंटी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो गई। उन्होंने जब क्योंकि उनका एक नुकसान हुआ, उन्होंने लीगल प्रोविजंस भी रिकॉर्ड करनी पड़ी कंपनी को। और क्योंकि उनका एक मेजर प्रोडक्ट था कि वो ये अगर तो उनका ये मेजर प्रोडक्ट था, तो फिर उनके लिए गोइंग कंसर्न इशू भी होगा ये, ठीक है। और उसके बाद डेटर्स भी रिकॉर्ड हो जाएंगे, क्योंकि जब प्रोडक्ट्स रिटर्न होंगे तो उनको जो है वो डेटर के तौर पर उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट्स आर लॉन्च्ड बाय कंपनी और कंपेटिटर, अब कंपनी ने या फिर कंपेटिटर ने न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं, तो क्या रिस्क है? अब अगर तो कंपनी ने फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसने अपना ही कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो जो उसका प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगा उसकी वो भी ऑब्सोलीट हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी उतनी वर्थ नहीं रहेगी जितनी कि न्यू प्रोडक्ट की हो गई है, ठीक है। अब अगर कोई फ़ोन है, तो फ़ोन का कोई नया जो वर्जन है वो आता है मार्केट में, तो पुराने वाले की इतनी वर्थ नहीं रहती है, वो ऑब्सोलीट होना शुरू हो जाता है। इस तरह अगर कंपनी की अपनी प्रोडक्ट्स न्यू लॉन्च हो गई या किसी कंपेटिटर ने न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं, तो दोनों में ये रिस्क राइज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड इन्वेंट्री इज कैंसल और कस्टमर गोज बैंकरप्ट। अब इसमें ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने जो है वो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनवाई हैं, जो कि कोई और यूज़ नहीं करता है। फॉर एग्जांपल बहुत उन्होंने कस्टमाइज़ ऐसी कार बनाई है कि जो कि मतलब कभी कोई उनको मुश्किल आए तो वो उड़ भी सके, ठीक है। अब ये कस्टमाइज़ कार है, ये नॉर्मली दूसरे लोग यूज़ नहीं करेंगे। अब अगर ये एक बहुत ज़्यादा मिलियनेयर था, उसने जो कस्टमाइज़ कार बनवाई, ऑर्डर पे बनवाई कि इस तरह की मुझे कार चाहिए कि जो अगर या तो अगर पानी में हो तो तैर भी सके और अगर मुश्किल हो तो उड़ भी सके, एरोप्लेन की तरह। अब उन्होंने जो उनका कंपनी थी, उन्होंने बनाते-बनाते 1 साल लग गया। जब कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट, तो तब जो है उनको पता चला कि जिसने हमें ये कार बनाने को कहा था वो बैंकरप्ट हो गया। अब उनको मेजर लॉस क्या हुआ इसमें? एक तो ये कि उनको बैड डेट रिकॉर्ड करना पड़ा, प्रोविज़न फॉर बैड डेट को रिकॉर्ड करना पड़ा, और इन्वेंटरी जो उन्होंने बनाई थी अब वो किसी और के काम नहीं आएगी, तो उसको एनआरवी पे रिकॉर्ड करेंगे। और चूँकि अगर वो लार्जेस्ट इनका डेटर था कंपनी का, तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न का इश्यू भी आ जाएगा, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स। अगर जो गुड्स जो मतलब आपने जो भी उनको सेल किए हैं प्रोडक्ट्स, अगर वो डिफेक्टिव निकल आए हैं, कस्टमर्स ने उनको रिटर्न कर दिया है, तो भी ये वाले जो आपके पास मेजर रिस्क हमने ऊपर पढ़े हैं, ये सारे इसमें भी अराइज हो सकते हैं, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास 13 पॉइंट है, इन्वेंट्री इज हेल्ड एट वेरियस लोकेशंस
और इन्वेंट्री इज़ हेल्ड विद थर्ड पार्टी, और फिजिकल काउंट वाज नॉट डन एट बैलेंस शीट डेट। अब इसमें 3 उसने केसेस डिस्कस किए हैं कि या तो इन्वेंट्री जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे है या फिर थर्ड पार्टी के पास रखवाई हुई है। तो इन केसेस में जो है वो फिजिकल काउंट या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें फिजिकल काउंट जो है वो पॉसिबल नहीं है बैलेंस शीट डेट पे। तो अब अगर तो उन्होंने अगर कहीं और रखवाई हुई है, किसी और पॉइंट पे रखवाई हुई है, तो वहाँ पे जाके काउंट करना मुश्किल है। और अगर थर्ड पार्टी के पास रखवाई हुई है और अगर उनका डिस्टेंट लोकेशन है उनकी, तो भी मुश्किल है। और ये भी हो सकता है कि वो लोग उनकी मिसमैनेजमेंट हो या फिर वो कोई और सिनेरियोज हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है कि हम जो है वो काउंट नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है कि एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपनी थी उन्होंने अपनी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के साथ लिखवाई हुई थी, और जब जो है ऑडिटर ने कहा कि हमने चेक करने आना है, तो आप इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है, तो उन्होंने कहा कि इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी तो है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ की हमारे पास जो है वो इन्वेंट्री पड़ी है तो मिसप्लेस हो गई है, हमें अब ये नहीं पता कि इस कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो वो सारी जो है वो मिक्स हो गई है हमसे और अब हमें नहीं पता है। अगर तो आप पहचान सकते हैं कि कौन सी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, तो आप विज़िट कर सकते हैं। अब ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है, स्टॉक काउंट नहीं हो सकेगा इस सिचुएशन में। अब इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है कि या तो वीडियो कॉल पे वो जो है स्टॉक काउंट करें, या फिर जो है वो इनवॉइसेस चेक करें कि जो जो इनवॉइसेस उन्होंने परचेज़ की थी, या फिर उस इनवॉइसेस को चेक करें। या फिर अगर आउट ऑफ कंट्री है, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो डायरेक्ट एक कंट्री से उन्होंने दूसरी कंट्री में भिजवानी है, तो वहीं से ही डायरेक्ट भिजवा देंगे। तो उस केस में हम लोकल ऑडिटर से भी ये कंफर्म कर सकते हैं कि क्या वाक़ई जो है वो इन्वेंट्री फिज़िकल काउंट वगैरह जो है वो हम उनसे कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक रिस्क तो है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 14 पॉइंट, एडिशंस टू फिक्स्ड एसेट। मेजर फिक्स्ड एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर और सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब फिक्स्ड एसेट में मतलब इज़ाफ़ा हो जा रहा है। तो और उस वजह से जो है वो क्या रिस्क राइज़ हो सकता है कि जब एडिशन हो रहा है फिक्स्ड एसेट का, तो मिसक्लासिफिकेशन हो सकती है। और जो है डिस्पोज़ल हो रहा है जब फिक्स एसेट का, तो मिसकैलकुलेशन हो सकती है। ये 2 मेजर रिस्क हैं जो इसमें आ सकते हैं। मिसक्लासिफिकेशन का जब एडिशन हो रही है फिक्स एसेट की, और मिसकैलकुलेशन का जब डिस्पोज़ल हम फिक्स एसेट का देख रहे हैं। क्योंकि ये डिफ़िकल्ट एंट्रीज़ होती हैं, इसमें बाज़ औक़ात जो है वो मिसकैलकुलेशन हो जाती है। नेक्स्ट 15, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। रिवैल्यूएशन जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। इसमें जो है एस्टिमेट्स यूज़ होते हैं, जजमेंट्स यूज़ होती हैं, और वैल्यूअर्स की रिपोर्ट चाहिए होती है इसमें। इस वजह से यहाँ पे जो है वो रिस्क अराइज़ हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज़र ऑफ अ फैक्ट्री। अब क्लोज़र ऑफ अ फैक्ट्री में 2 रिस्क आते हैं। अगर कोई फैक्ट्री चल रही थी वो बंद हो गई है, तो उसमें 2 इश्यूज़ आएँगे। एक तो ये कि जो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका क्या करना है, और जो मशीनरी हमने परचेज़ की हुई है जो यूज़ में है उसका क्या करना है। रिस्क ऑफ एसेट और लायबिलिटीज़ आती हैं, ठीक है। अब वर्कर जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गया, उनको आपने प्रोविज़न भी देनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको गोल्डन हैंडशेक देना है, या जो भी इस तरह की जो प्रोविज़न्स है वो आपने उनको देनी है। और अगर एसेट्स जो हैं वो भी अफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो उनको भी आपने फिक्स्ड एसेट को करंट एसेट में ला के मार्केट प्राइस पे लिखना है, क्योंकि आपने उनको सेल करना है, बिकॉज़ फैक्ट्री जो है वो क्लोज़ हो गई है। तो ये इसमें इश्यूज़ आ सकते हैं। अब चूँकि यहाँ पे फैक्ट्री क्लोज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे गोइंग कंसर्न का इश्यू आ जाएगा। गोइंग कंसर्न का इश्यू हर उस जगह पे नहीं आ जाता जहाँ पे लॉस हो या फिर कोई इस तरह का लॉस हो जाए। अब अगर उनकी एक कम जब तक जो है वो 50% से ज़्यादा फैक्ट्री या फिर प्रोडक्शन बंद ना हो जाए ना, तब तक जो है आपने गोइंग कंसर्न का इश्यू नहीं यहाँ पे मेंशन करना। ठीक है ना? क्योंकि उनके पास जो है वो इन्वेंट्री भी पड़ी है वो कहीं पे, और अगर उनकी कोई और फैक्ट्री आउटलेट है तो वो वहाँ पे जाके भी सेल कर सकते हैं। तो किसी न किसी तरह वो चला सकते हैं फैक्ट्री, जब तक कि उनके 50% से ज़्यादा फैक्ट्री या प्रोडक्शन बंद ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रोविजन फॉर वारंटी, इंक्रीज इन वारंटी पीरियड या कंप्लेंट्स मैन्युफैक्चरिंग मेल फंक्शनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। अब वारंटी की प्रोविजन फॉर वारंटी अगर हो, उसमें भी क्या रिस्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर लास्ट ईयर की सेल्स ज़्यादा हैं, लेकिन जो उनकी वारंटी है वो उतनी की उतनी है एसेट की, तो ये भी एक रिस्क जो है वो अराइज हो सकता है इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स होता है लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट हो रहा है तो वो रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन अगर लॉस है तो उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है।
इसमें ये रिस्क जो है वो ये आ सकता है कि जो कंपनी है उन्होंने जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया होगा लॉस, ठीक है, ऑन रेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में, ये रिस्क आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, देयर इज डिस्प्यूट विद मेजर डेटर फॉर एग्जांपल ऑन डिफेक्टिव गुड्स, दिस मे रिक्वायर प्रोविजन फॉर डेटर्स एंड मे आल्सो रिक्वायर राइट डाउन ऑफ इन्वेंटरी टू एनआरवी एंड इम्पेयरमेंट ऑफ मशीनरी। अगर कोई मेजर डेटर था उसके साथ आपका झगड़ा हो गया, तो फिर आपको जो है उसके लिए उस डेटर को जो उसके लिए प्रोविज़न भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, इन्वेंटरी को भी जो है एनआरवी पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और अगर आपका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मशीनरी की भी इम्पेयरमेंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, देयर आर पेंडिंग लिटिगेशंस अगेंस्ट कंपनी। अब ये वाला लिटिगेशन वाला पॉइंट तो आपने पढ़ा हुआ है, जैसे जिसमें इसमें भी वही वाली एग्जांपल आ जाएगी हेयर ड्रायर वाली, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो लीगल प्रोविज़न जो है अक्सर रिकॉर्ड अच्छे से सही तरह रिकॉर्ड नहीं होती है। मैनेजमेंट जो है वो इसको हाइड करने की कोशिश करती है, इस वजह से भी यहाँ पे रिस्क राइज़ होता है। अब हमने इतने पॉइंट्स पढ़े हैं, ये वाला जो लास्ट रह गया ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो इनको आपने अच्छे से रिवाइज़ करना है। हमने जो भी हमने केस सिनेरियोज़ कल से लेकर आज तक कंप्लीट किए हैं, बस एक रह गया हमारे पास लास्ट वाला, अदर रिस्क वाला। लेकिन इसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो आपने थोरली रीड करने हैं, बार-बार रीड करने हैं। इनको आपने अगर समझ नहीं आ रही तो वीडियो देखनी है, और उनको जो है इन सिनेरियोज़ को आपने ऐसे याद कर लेना है कि अगर ये आपके सामने आएँ तो आपको फ़ौरन पता लग जाए कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है, मिसस्टेटमेंट है, हमने यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। पेपर में ये सिनेरियोज़ ये पास्ट पेपर से ही एक्सट्रैक्ट किए हुए सिनेरियोज़ हैं, केस स्टडीज़ में से एक्सट्रैक्ट की हुई हैं ये। तो आपने इनको लाज़मी पढ़ना है, और कोई इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चलें जी, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।